और खबरें तफसील से। गुजरात में नमक बनाने वाली फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 अफराद मलबे तले दब गए और उनकी हलाकत हो गई है। ये दर्दनाक वाकया मोरबे के हल्दोजियाई से का है, जहां वहीं वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू किया और जेसीबी की मदद से जख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी बड़ी तादाद में मजदूर जायको पर दबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। इस मामले में गुजरात के मेहनत और रोजगार के वजीर और मकामी एमएलए ब्रजेश मीरजा ने गम का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जख्मियों और मरने वालों के साथ है। साथ ही पीएमएनआरएफ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद कर्नाटक की तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तामीर करदा ये मस्जिद श्रीरंगपट्टनम के किले में मौजूद है। संघ परिवार की तंजीमें अब दावा कर रही हैं कि यहाँ मंदिर थी। बेंगलुरु में तहरीक खुदादात के साहबजादा मंसूर अली कहते हैं कि मस्जिद की जगह पर खेल का मैदान और घोड़ों का अस्तबल था। संघ परिवार की तंजीमों का दावा बेबुनियाद और इंतशार फैलाने वाला है। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में मौजूद तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हुआ है। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। इस मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदादात तहरीक खुदादात के सदर साहबजादा मंसूर अली। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद आला में एतकाफ़ किया था, तो बताइए मसला जो दोबारा पैदा हुआ है, इससे पहले भी तनाज़ा पैदा हुआ था? पहले तो मस्जिद आला जो है सल्तनत खुदादात की एक आला मस्जिद थी और ता क़यामत तक रहेगी। अल्लाह उसका निगहबान रहेगा। हर मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है वहाँ पर मुसल्ली बनकर इबादत होती रहेगी। इस चीज़ को बिगाड़ने के लिए, कुछ इंतशार पैदा करने के लिए शैतानी हरकतें, कुछ संगठन जिनका बुनियादी तौर पर ना समाज से लेना देना है, ना सोसाइटी से लेना देना है, बस ये हेटरिज्म का बीज बोने के लिए अपने आप को पोर्ट्रेट कर कर न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद आला 1777 में बनी गई थी। इसकी संग बुनियाद उनके वालिद मोहतरम जबकि बादशाह सल्तनत खुदादात थे, नवाब हैदर अली साहब ने रखी गई थी। जब मस्जिद पूरी तरह से 10 साल के बाद तामीर हुई थी, उससे पहले उस मस्जिद की जगह पर एलिफेंट गेट जो था, एंट्रेंस ऑफ ईस्ट गेट, वहाँ के एंट्रेंस होते ही वहाँ पे घोड़े रुकाने के और घोड़े का स्टेबल था। उस जगह को टीपू सुल्तान शहीद की अम्मी दादी ने फातिमा सैदानी बी ने अपने तौर से खाली ये मैदान है इसको मसाजिद बनाए, क्योंकि वहाँ पर श्रीरंगपट्टनम जो किला था एक भी मस्जिद तारीखी तौर पर नहीं थी, जबकि वो पहली मस्जिद वहाँ पे बनाई गई थी। जबकि 8 देवस्थाना थे, रंगनाथ स्वामी देवस्थाना, गणेश देवस्थाना, नंदी देवस्थाना होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान नहीं चाह रहे थे कि हिंदुओं के इलाके में एक मस्जिद खाली जगह पर बने करके। लेकिन पूर्णया पंडित उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी इजाज़त लेकर पूर्णया पंडित जबकि एक बड़े ब्राह्मण, बड़े ऋषि मुनियों की इजाज़त लेकर टीपू सुल्तान ने कहा कि इस खाली जगह पर यहाँ पर एक मस्जिद बने, ताकि इस मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के प्रॉब्लम समझने के लिए, और एक सल्तनत खुदादात का वो कोड भी था। यानी कि खाली जगह पर मस्जिद तामीर हुई। बेशक। और लेकिन अब जो हिंदू तंजीमें ये दावा कर रही हैं कि यहाँ पर हनुमान मंदिर था कभी, और इसकी सबूत के तौर पर वो ये पेश कर रहे हैं कि मस्जिद में जो पत्थर लगे हुए हैं वो मंदिर की नक्श निगारी वहां पर देखने को मिल रही है दीवारों में। देखिए, पहले क्या था, इरफान और तसव्वुफ का दौर था, सूफियों का दौर था। टीपू सुल्तान शहीद भी एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। उस जमाने में हिंदू, जैसे कि अरबियन इस्लामिक कल्चर जो था हिंदुस्तान के मुगलों ने लेकर आकर बनाए थे। उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद ने इस मस्जिद को इस तरह से आर्किटेक्ट बनाए ताकि हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्ट बने। उस हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्ट के अंदर पूर्णया पंडित ने आर्किटेक्ट्स को एडवाइस कर कर कुछ जानवरों की शक्ल वहां पर बनाई गई एंट्रेंस पर, ताकि लोग जब आकर बैठे कुछ एक इस तरह से लगे कि एक अच्छी सी एक
आर्किटेक्ट उसका बने, तो इसमें एक हाथी का भी निशान है, उसके अंदर शेर के भी निशान है, फूल के भी निशान है, यहाँ तक फल और पौधों के भी निशान है, जहाँ पर गुलाब का निशान है। ये निशान रख लेने से मंदिर नहीं होती। मंदिर के लिए आइडल होना जरूरी है, जबकि वहाँ कहीं भी आंजनेय स्वामी हो या गणेशा हो या शिवलिंग का हो, ऐसा कभी भी कोई एविडेंसेस आज तक नहीं देखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से फौरी वर्किंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग की और इस मामले पर कुछ बातें तय की गईं। इस हवाले से संदीप सविता ने पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी रुकन मोहम्मद सुलेमान से खुसूसी गुफ्तगू की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग तत्काल ऑनलाइन हुई। उस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की बातें हुई, जो मीटिंग हुई उसमें क्या निकल कर आया और आगे पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से इस मामले को लेगा। सुलेमान साहब, किस तरह से की बातें हुई, क्या अब हुआ? देखिए, जो स्थिति इस वक्त देश की बनाई जा रही है, बहुत ही भावनात्मक बोर्ड पर ला के खड़ा किया जा रहा है। जाहिर है पर्सनल लॉ बोर्ड भी देश के जिम्मेदारों का बोर्ड है, उसको मीटिंग करना की जरूरत महसूस हुई। आप कर सकते हैं इसको संदर्भित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का जो तथ्य है, जो इतिहास है, वो देश को नहीं मालूम। इतिहास भी बताया जाना चाहिए। इतिहास अगर देश के शासक नहीं बताते तो समाज को बताना है। हमारी जिम्मेदारी हम बताएं और बताएंगे कि किस तरह कच्छ के राजा राणा ज्ञान सिंह, जो कि औरंगजेब की फौज के सिपह सालार थे, 10 राणा की फौज के सिपह सालार थे, जो घोड़े हाथी जो भी चलते थे। उसके बाद पड़ाव पड़ता था, महारानियां भी होती थी, दासियां भी होती थी, पूरा खाने पीने का पूरा सिस्टम रहता। होटल तो होते थे, ढाबे तो होते नहीं थे। तो वापसी जो पड़ाव, राणा कच्छ के ज्ञान सिंह की महारानी और उनकी 2 दासियां नहीं लौटी। अब भड़कम मच गया कैंप में, वो कहाँ है, क्योंकि एक बड़े सिपह सालार लेकर राणा की महारानी थी, तो मामूली बात होती नहीं। फौरन चारों से घेरा डाला गया, जाल डाले गए। क्या हुआ, लगा दी गई फौज और तलाश की गई तो महारानी की लाश और 2 दासियों की लाश मिली। इस पर कच्छ के राणा ज्ञान सिंह ने निर्णय लिया, औरंगजेब की अनुमति से लिया। ये तो पाप का घर है, मंदिर नहीं है, इसे तो ढा देना चाहिए। और कच्छ के राणा ज्ञान सिंह के आदेश और क्रियान्वयन से वो मंदिर ढाया गया। इसीलिए उस मस्जिद का नाम है मस्जिद ज्ञानवापी। एक्चुअली ये औरंगजेब का कोई उसमें किरदार नहीं है, उसमें किरदार है कच्छ के राणा ज्ञान सिंह का। ये इतिहास है। अभी इतिहास बताएंगे हम देश को। कैसे बताएं, पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बताएगा? जैसा तरीका होता है बताने का, लोगों तक पहुंचने का क्या तरीका है, रीच आउट होने का। जरूरत पड़ेगी पर्चा बांटेंगे, लोग तक जाएंगे, बताएंगे। हमारे बहुत से मुंसिफ ज़हन भारतीय नागरिक है जो जब तथ्य मालूम है खुद भी अपने तौर पर जांच पड़ताल करेंगे, तो तथ्य को बता गई है। और कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर है, उस पर तो अंजुमन मसाजिद कमेटी बनारस की ही लड़ रही है। उसकी तरफ से आप जानते हैं हुज़ैफा अहमदी साहब केस को प्लीट कर रहे हैं। वो कल मेंशन करेंगे केस को, आर्गू भी करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें इंटरफेयर करेंगे? उसमें अभी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हुज़ैफा साहब आप जानते हैं बड़े वकील हैं, चीफ जस्टिस के बड़े नेशन के बड़े रहे हैं, बहुत साल तक रहे हैं। उसके बेटे हैं एक्सपर्ट ला के, वो उसको पेश कर रहे हैं उनके साथ। और जिस तरह से आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ तौर से कहना है कि जो इतिहास है उसे बताने का प्रयास, उसकी कोशिश जो है पंपलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। दूसरा ये कि कानूनी लड़ाई में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल नहीं होगा, वो अभी मस्जिद कमेटी ही देखेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई पर वावेला हुआ सियासी बयानबाजियों का दौर हनूज जारी है। अब डीडीए भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज कल्याणपुरी में डीडीए का बुलडोजर चला। इन्हदामी कार्रवाई में आप लीडर ने मुखालफत भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। लोगों के पास पक्के कागजात हैं, लोगों के पास पक्के कागजात हैं, लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, उनके साथ गुंडागर्दी होने नहीं देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। उनके साथ पक्के कागजात हैं, लोगों के पास पक्के डॉक्यूमेंट हैं, लोगों के पास पक्के कागजात हैं।
उनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे हम लोग। इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे जो गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर। शीना बोरा कत्ल केस में इंद्राणी मुखर्जी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को मशरूत जमानत दे दी है। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि वो इस केस की खुसूसियत और खामी के बारे में कोई तबसरा करना पसंद नहीं करता, लेकिन शवाहिद को पेश नज़र रखते हैं। वो 6.5 साल से जेल में है और मुकदमा जल्द खत्म होगा। अदालत ने मजीद कहा कि इंद्राणी मुखर्जी जेल में है और इसी केस का एक मुल्जिम जमानत पर है। मध्य प्रदेश के पंचायत और बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के वकला ने तकरीबन 2 घंटे तक ओबीसी रिजर्वेशन के हक में बहस की। अदालत ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तय करने के तरीक़ेकार के बारे में मजीद जानकारी मांगी थी। अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार की उस दलील को माना जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में आरक्षण देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो लगभग 49% लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सबसे पहले आगे आए थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने मजबूती से मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। सर, आपकी दलीलों से इस बार जस्टिस खानविलकर काफी संतुष्ट दिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला हुआ। सर, 50% का जो डेटा है, जो कैप है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इंदिरा साहनी का, सर कैसे इसको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ा बेहतर? कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें बहुत ही मेहनत से काम किया है और जो तीनों टेस्ट दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गौली के केस में, कृष्णमूर्ति के केस में, और उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी भी परिस्थिति में जो कैप है 50% का उसके बाहर ना जाए। तो सिफारिश भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की आई है उन्होंने इस पे ध्यान रखते हुए और समुचित प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया है, ऐसी सिफारिश की है और उनके सिफारिश के मुताबिक वो 50% कैप का भी पालन हुआ है। तो सर, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के जो लीगल सेल के द्वारा एक बड़ी मेहनत और एक बड़ी तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य याचिका अभी भी विचारार्थ लंबित है, उसमें आगे सुनवाई होगी, लेकिन चुनावों के लिए एक बड़ी राहत है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने और बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी सिफारिशों को एक तरह से प्रथम दृष्टया उसमें मान्यता मिली है और अब पिछड़ा वर्ग को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ेगा राज्य। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर, और न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार, जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह एडवोकेट जनरल ने खुद कहा और उन्होंने खुद आर्ग्यू किया और कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि किस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एडवोकेट जनरल की इस दलील को मानते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी। कैमरामैन मीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ कराए जाएं। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में
7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जा सके, जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुए तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। सर, एक अंतिम सवाल, अभी सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई? बहुत सारे मुद्दों पर, संगठन की मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन, हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं हमारे नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन सब बातों पर, उदयपुर के बाद जो भी फैसले लिए गए उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि 14% अगर जो आरक्षण की बात कर रही है वो न्याय नहीं है, हम न्याय के लिए दोबारा कोर्ट जा सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में नए मदारिस को सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी काबीना ने नए मदरसों को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने हुकूमत ने मदरसा तजदीद कार्रवाई स्कीम के तहत जांच का हुक्म दिया था। यूपी काबीना की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। आदाद व शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, उनमें 558 सरकारी इमदाद याफ्ता हैं। मौलाना सूफियान निज़ामी ने हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि फर्जी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी मदारिस के लिए एक ही पैमाना वज़ा करना दुरुस्त नहीं है। कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फ़र्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फ़र्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नज़रसानी करें। जो मदरसे फ़र्जी तरीके से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले पर गौर करने की और नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कारी इसहाक का मानना है कि यूपी हुकूमत को इस फैसले की वजाहत करनी चाहिए कि ये किस बुनियाद पर लिया गया है। मदरसा अनुदान को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों पर मौजूदा सरकार में एक समझिए कि रोक लगी हुई थी, मगर सरकार ने उसको बाकायदगी से बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इसको बंद किया है तो सरकार को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए थी कि वो इसको किस बुनियाद पर बंद कर रही है। क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या इसलिए कि मदरसे से मुताल्लिक मामला है, या फिर कुछ और वजह है? जब भी कोई चीज़ शुरू करे या बंद करे तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वजाहत पेश कर उस कार्य को अंजाम दे। सरकार ने जो फैसला लिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी ये बात वाज़ेह करनी चाहिए कि वो इसको किस बिहाफ पर बंद करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा हालात में सरकार को लेकर जो कुछ लोगों के दिमाग में, ख़ासतौर से एक समुदाय के जहन में जो सवालात हैं, इन चीज़ों से ये सवालात और पैदा होने की आशंकाएं हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने मदरसों से मुताल्लिक जो ये फैसला लिया है अनुदान को लेकर, मैं समझता हूं इसको वजाहत के साथ पेश करना चाहिए। समाजी कारकुन ताहरा हसन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ग्रांट देती है। मेरा मानना है कि नए मदरसों को जो इनका नया एक ऑर्डर आया है कि उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी, ये बेहतर होता कि जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उन्हें ग्रांट ना दी जाए, और जो मानक पे खरे उतरे हैं और जो नए मदरसे अगर मॉडर्नाइजेशन के रूप में आए, उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाया जाए, उन बच्चों का जो मार्जिनलाइज क्लास के हैं उनका साइंटिफिक टेम्पर भी बेहतर किया जाए, उनको प्रोग्रेसिव एक थिंकिंग दी जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आए, तो ये कहीं बेहतर होगा और कम्युनिटी भी आगे जाएगी और ज़ाहिर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर नए मदरसे मॉडर्नाइज होके आ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं और एक साइंटिफिक टेम्पर दे रहे हैं, तो उनको एड मिलना चाहिए, और जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उनको एड को बंद किया जाना चाहिए। 31 साल बाद राजीव गांधी के कातिल पिरारी विलन की जेल से रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कातिल एजी पिरारी विलन को रिहा करने का हुक्म दिया था। पिरारी विलन उन 7 मुजरिमों में से एक है जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 1991 में एक खुदकुश बम हमले में मौत हो गई थी। राजीव गांधी आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के दौरे पर थे। बारामूला में गुज़श्ता शब रात की एक दुकान में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वो हाल ही में खोली गई थी। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह साकिना राजौरी की मौत हो गई थी। गुरुवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी भी हो गए थे। शराब की ये दुकान काफ़ी हसास इलाके में मौजूद है। SSP बारामूला की रिहाइशगाह, SSP और DIG ऑफिस के अलावा फौज व CRPF के कैंप इस दुकान के करीब मौजूद हैं। हमले से मुताल्लिक CCTV फुटेज भी सामने आया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज मैं हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे फैसले का मेरे तमाम साथी और गुजरात की अवाम खैर मकदम करेंगे। गुजरात में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बात करने के लिए मौजूद है गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा। रघु जी, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने पार्टी को छोड़ दिया है और कई गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? बेईमान आदमी जो होता है ना, उसके आरोपों में कोई दम ही नहीं होता। जहाँ कूट की बेईमानी भरी पड़ी हो, जहाँ समर्पण नहीं हो किसी विचारधारा के प्रति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे रखेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, बहाने बनाएंगे। पिछले 6 महीने से बेईमानी हो रही थी पार्टी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ साठगांठ, मिलना जुलना, मुकदमे वापस करवाना, उनको अपने पिताजी की पहली बरसी के ऊपर आमंत्रित करना, ये सब खेल गुजरात में क्या पूरा गुजरात जान रहा था इस चीज को, कोई नई बात नहीं है। सर, लेकिन हार्दिक पटेल ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस में युवा नेताओं की जो है जगह वो नहीं है, वरिष्ठ जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, काम करने का जो मौका उन्हें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिया गया। वर्किंग प्रेसिडेंट से ज्यादा 28 साल की उम्र में किसी को क्या बना सकते हैं? 28 के तो अब हुए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जब बनाया था तो और भी कम उम्र होगी। अब आप तो पूरी पार्टी को कैप्चर करना चाहो और फिर आपकी लॉयल्टी भी नहीं हो, फिर आप दूसरी पार्टी के साथ संबंध भी बराबर बनाए रखो, ये बेईमानी की राजनीति कितने दिन चलेगी बताइए? सर, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वहां पर भी कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है नेतृत्व के ऊपर। जो बेईमान है, जो पार्टी में निष्ठा के साथ नहीं रह सकता, जो किसी अनुशासन की पालना करना नहीं चाहता। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।